हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज, ये तीनों जो मैंने आपको बताए, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट्स, एज वी नो दे ऑल आर मोनोसैकेराइड, जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर आज हम पढ़ेंगे। अगेन दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं, आज हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का और फ्रुक्टोज का। तो अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है या फिर कौन से मेथड से ड्रॉ होता है, यही पढ़ना है दोस्तों आज के लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चलिए दोस्तों, यहां पर मैं टाइटल लिख देता हूं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब दोस्तों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है, ठीक है, C6H12O6। बट यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं डिस्कस कर रहा हूं आज साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है, अभी तक आपने लेक्चर नंबर 4 तक आई होप रेफर किए होंगे लेक्चर्स, जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में 4 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है। तो लेक्चर नंबर 4 तक दोस्तों हमने अभी तक ये पढ़ा कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, हमने अभी तक फिशर मेथड से ड्रॉ किया है। और फिशर मेथड में ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन है, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा है, देखिए आप, CHO सबसे पहला कार्बन है ना, इट कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप। CHO मतलब C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद कंटिन्यू जो 4 कार्बन है दोस्तों, C है, ये सब देखो, ये फिशर मेथड में ये सब कार्बन है। और लास्ट ग्रुप जो है वो है एल्कोहल। यहां पे ग्रुप है H OH H H, यहां पे है OH H OH OH। ये जो स्ट्रक्चर हमने दोस्तों ड्रॉ किया है, ये है D प्लस ग्लूकोज का। बट ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है ना, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है ना, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। D प्लस ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वही तो आज हमें पढ़ना है, कैसे बनेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, यहां पे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एक्सरे टेक्निक से ये प्रूव हो चुका है कि ग्लूकोज ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ग्लूकोज ये फिशर फॉर्म में, ये फिशर फॉर्म है जो मैंने ड्रॉ किया है। जब हम इस मेथड से कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, है ना, जितने भी कायरल सेंटर है उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो ये फिशर मेथड है। अगर एक कायरल सेंटर है तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, है ना, 2 कायरल सेंटर तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। 2 कायरल सेंटर है तो 3 कायरल सेंटर पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, है ना। आपको लग रहा है सर ये एंटीना जैसा लग रहा है सर, ये तो हाँ एंटीना जैसा ही लग रहा है। तो ये फिशर मेथड है दोस्तों। 4 कायरल कार्बन है तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। तो ये फिशर मेथड है। बट ये दोस्तों प्रूव हो चुका है कि ग्लूकोज कभी ऐसे ओपन फॉर्म में नहीं होता। ग्लूकोज दोस्तों एग्जिस्ट करता है साइक्लिक फॉर्म में, और इसीलिए हमने टाइटल लिखा है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो कैसे साइकिल बनेगा, तो जैसे मैंने आपको अभी आगे बताया, स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे से दोस्तों ये प्रूव हो चुका है कि ग्लूकोज में जो लास्ट कायरल सेंटर है ना, ये देखो, फर्स्ट कायरल सेंटर, सेकंड कायरल सेंटर, थर्ड कायरल सेंटर, फोर्थ कायरल सेंटर, उस पे ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, OH के पास जो H दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूं, ये H फर्स्ट कार्बन जो है एल्डिहाइड ग्रुप, उसका जो ऑक्सीजन है उसके साथ कनेक्ट करना है, तब जाके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। मैं फिर से दोस्तों रिपीट करता हूं, ये फर्स्ट कायरल सेंटर हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ। तो फोर्थ कायरल कार्बन जो है उसका जो OH का एक H है वो आपको लिखना है O के पास।
अब अगर दोस्तों ये H को हम O के पास लिखेंगे तो ये कार्बन के पास यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O था उस पे तो एक H आ गया, तो इधर OH हो जाएगा। अच्छा, इस तरफ तो ऑलरेडी H है, यस। फिर पूरा स्ट्रक्चर कॉपी है ना, पूरा स्ट्रक्चर कॉपी, ओनली चेंज आएगा क्योंकि ये H ऊपर चला गया है तो खाली O बाकी रहेगा। तो ये O कनेक्ट होगा ये C के साथ, और ये C के साथ तो ऑलरेडी ये O कनेक्टेड है ना। चलिए, तो पूरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ जो हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पे 1 2 3 and 4 कायरल सेंटर। लास्ट ग्रुप है CH2OH, यहाँ पे है H OH H H। देखो मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, H OH H H, पर ये H ऊपर आ गया तो यहाँ पे OH लिख दिया हमने। अच्छा, H आ गया तो O बाकी रहा, जो मैंने बताया आपको ये लिंकेज होगा यहाँ पे ऐसे। बाकी यहाँ पे जो OH था, यहाँ पे जो H है, यहाँ पे जो OH है, उनके पोजीशन चेंज नहीं होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इसको बोलते हैं अल्फा D प्लस ग्लूकोज, अल्फा D प्लस ग्लूकोज, ठीक है। क्यों अल्फा बोला हमने? क्योंकि जो हमने H लास्ट कायरल सेंटर का OH का जो H है वो O के पास जब लिखा तो हमने ये OH ग्रुप जो नया फॉर्म हुआ वो हमने लिखा है राइट हैंड साइड, इसीलिए अल्फा लिखा। अगर हम इसको चेंज करेंगे ना तो ये बीटा हो जाएगा, मतलब इधर OH और इधर H लिखना है तो बीटा हो जाएगा, है ना। मतलब ये H ऊपर गया तो OH हो गया, बट ये OH मैंने कहाँ लिखा है? राइट हैंड साइड, तो मैंने क्या लिखा? अल्फा, है ना। बट अगर मैं ये H को O के पास लिखने के बाद अगर ये OH को लेफ्ट हैंड साइड लिखता और H यहाँ पे लिखता, आया समझ में, तो ये बीटा हो जाता। चलो इन शॉर्ट हमें पहला कार्बन है ना, ये C1 कार्बन, C1 मतलब फर्स्ट कार्बन, उसमें H का पोजीशन चेंज करना है तो ये बीटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो, तो C पे यहाँ पे H और यहाँ पे OH, पूरा स्ट्रक्चर कॉपी करना है। ये तो नीचे CH2OH ही है। चलो, H OH H H OH H OH, और ये है बीटा D प्लस ग्लूकोज, अल्फा और बीटा। बट अभी भी भले ये साइकिल है बट ये फिशर फॉर्म है, क्योंकि मैंने इस तरह से लिखा है, देखो 4 कायरल सेंटर ऐसे लिखे हैं, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ही है। कैसे सर, कैसे साइक्लिक है? अरे साइक्लिक हुआ ना दोस्तों, देखो ये कार्बन साइकिल में है, ये सब कनेक्टेड है, देखो ये पूरा साइकिल है, यस। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने फिशर मेथड से लिखा है। अब मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर को अंदर पहले देखते हैं दोस्तों कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कितने एटम हैं। चलो आप खुद सोचो, वीडियो को पॉज करो और आप खुद सोचो ये साइकिल के अंदर टोटल कितने एटम्स हैं। इस साइकिल के अंदर देखो, मेरा हाथ देखो आप, इस साइकिल के अंदर कितने एटम हैं। वीडियो को पॉज करो और आप सोचो, है ना। चलो चलो दोस्तों देखते हैं कितने टोटल एटम्स हैं साइकिल में। एक एटम है, दूसरा एटम, 3 4 5 और 6। साइकिल में कितने एटम्स हैं? साइकिल कितने एटम से कंस्ट्रक्ट हुई है? 6 एटम्स से। अच्छा, वो 6 एटम्स के अंदर कार्बन कितने हैं? देखो आप 1 2 3 4 5, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन। दोस्तों 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पायरेल। तो हमने पढ़ा था आगे, क्योंकि ग्लूकोज पायरेन से रिसेंबल करता है, ग्लूकोज का दूसरा नाम है ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूकोज का अगेन मैं रिपीट करता हूं, दूसरा नाम है ग्लूकोपाइरेनोज, है ना। तो ये बात हो गई, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पायरेन से मैच करता है। और यहाँ पे हमें ये बॉन्ड हटा देने पड़ेंगे, डबल बॉन्ड हटा देने, क्योंकि ग्लूकोज में कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना। चलो ठीक है, इन शॉर्ट ये स्ट्रक्चर इससे मैच कर रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में ड्रॉ करना है, ऐसा हावर्थ ने बताया था, है ना। तो अब मैं इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूं,
पायरन के फॉर्म में, जिसमें हमें दोस्तों ये समझना है ये कार्बन है और इस पे दो यहाँ पे ग्रुप्स कनेक्टेड है ना, ये अल्फा हो गया और अब बीटा ड्रॉ कर देते हैं। चलिए दोस्तों, क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को अगर इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो याद रखिए ये स्ट्रक्चर फिशर है, ये स्ट्रक्चर हावर्थ है, ठीक है। फिशर को जब आप पायरन के फॉर्म में, हावर्थ फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हो तो फिशर में जिस कार्बन पे ग्रुप का पोजीशन राइट हैंड साइड है उसी कार्बन पे यहां पे उसी स्ट्रक्चर को राइट हैंड साइड जो ग्रुप है उसको डाउनवर्ड ड्रॉ करना है, नीचे ड्रॉ करना है ना। और दूसरी बात, यहां पे ऑक्सीजन किन दोनों कार्बन को जोड़ रहा है, पहले कार्बन को C2, C3, C4 और C5 ऑक्सीजन जोड़ रहा है 1 और 5th को, मतलब ये C1 है हमारा और ये हमारा C5 है। आया समझ में? चलो अब देखते हैं, जैसे मैंने बताया C1 पे OH है राइट हैंड साइड तो उसको हम नीचे लिखेंगे, OH नीचे लिखना है, H नीचे लिखना है, OH नीचे लिखना है और ये लास्ट कार्बन पे कहीं पे भी कोई ग्रुप राइट हैंड साइड नहीं है तो जो नीचे है ना उसको हमें ऊपर लिखना है। चलो OH के सामने H है, H OH H एंड CH2OH के बगल में H, तो ये हो गया अल्फा D प्लस ग्लूकोज। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। और अल्फा से बीटा ड्रॉ करना है तो फर्स्ट कार्बन का पोजीशन जो है OHH का वो चेंज कर देंगे, OHH HOH OHH HOH CH2OH बीटा D प्लस ग्लूकोज। अब दोस्तों आप देख सकते हो अल्फा D प्लस ग्लूकोज और बीटा D प्लस ग्लूकोज ओनली एक ही चेन है ये दोनों स्ट्रक्चर में। C1 कार्बन जो है उस पे ये HOH का पोजीशन, तो इसीलिए ये C1 कार्बन जो है यहाँ पे C1 कार्बन इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन एंड अल्फा एंड बीटा फॉर्म जो है उसको हम बोलते हैं एनोमर्स। ये आप याद रखना है आपको, फर्स्ट कार्बन जो है वो एनोमेरिक कार्बन है और अल्फा और बीटा आइसोमर जो यहाँ पे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, यस दोस्तों उसका नाम है एनोमर्स। ये CH2OH ग्रुप यहाँ पे हम लिख देते हैं और ये बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गया होगा, इसमें बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर प्रूव हुआ है स्पेक्ट्रोस्कोपी से और एक्सरे से, है ना, और भी बहुत सारे एविडेंस हैं। सबसे पहला एविडेंस, आप खुद सोचो, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर हम कोई टेस्ट करेंगे एल्डिहाइड का तो क्या यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है? आप देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या एल्डिहाइड दोस्तों इसमें प्रेजेंट है या नहीं? तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, एल्डिहाइड तो लॉस्ट हो गया ना। आपने यहाँ से HO के पास लिखा तो ये एल्डिहाइड ग्रुप लॉस हो गया, है ना। तो याद रखना ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इट विल नॉट गिव स्किफ टेस्ट। जनरली कोई भी एल्डिहाइड के अंदर जब हम स्किफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो मैजेंटा कलर शो करता है, बट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं है साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो इट विल नॉट गिव डिटेक्शन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, दैट इज स्किफ टेस्ट। इट विल नॉट अंडरगो स्किफ टेस्ट। फाइन। नाउ कोई भी एडिशन रिएक्शन भी ये शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है ही नहीं। जैसे आपको पता होगा कार्बोनिल ग्रुप प्रूव करना है तो हम ऐड करते हैं सोडियम बाय सल्फाइड, अगेन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, बट ये स्ट्रक्चर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, है ना, क्योंकि इसमें है ही नहीं ग्रुप C डबल बॉन्ड, लॉस्ट हो गया। तो पहला एविडेंस आपको समझ आ गया होगा कि दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज विल नॉट अंडरगो स्किफ टेस्ट एज वेल एज it will not undergo addition reaction with sodium bisulfite
ओके, टू प्रिपेयर एडिशनल प्रोडक्ट। पहला मैंने आपको बता दिया, स्किफ टेस्ट शो नहीं करेगा, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ये एडिशनल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा। चलो, हमने दोस्तों पढ़ा था ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। जब 5 हाइड्रोक्सिल 5 एल्कोहल प्रूव करने थे तो हमने ग्लूकोज पेंटा एसिडेट बनाया था, एसिडिक एनहाइड्रेट से देख करके। तो वो जो ग्लूकोज पेंटा एसिडेट है ना, वो किसी भी यहाँ पे जो अमोनिया के डेरिवेटिव है उसके साथ टेस्ट शो नहीं करेगा। मतलब जैसे उसके अंदर आप डाल दो हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्साइन फॉर्म करना चाहिए, बट वो नहीं करता। तो ये भी प्रूव करता है कि भाई उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है ना। और लास्ट एक और बात कि कोई भी एल्डिहाइड अल्फा बीटा एल्डिहाइड नहीं होता। जैसे हमने फॉर्माल्डिहाइड पढ़ा, तुमने नहीं पढ़ा था अल्फा फॉर्माल्डिहाइड बीटा फॉर्माल्डिहाइड, बट ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है और फिर भी वो अल्फा बीटा फॉर्म शो करता है, जबकि कोई एल्डिहाइड अल्फा बीटा फॉर्म शो नहीं करता। तो ये सब एविडेंस से प्रूव हो जाता है कि ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। इनफैक्ट अल्फा और बीटा फॉर्म में होगा। अल्फा और बीटा में जिस कार्बन पे HOH का पोजीशन डिफरेंट है उसको हम बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन, और अल्फा बीटा को बोलेंगे एनोमर्स। तो इतना आपको याद रखना है। हर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी जो बुक है उसमें से मैं पूरा रीड करूंगा उसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी को अगर हम फॉलो करें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज नहीं दिया है, बट मैं आपको बता देता हूं कि क्या चेंज है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज, ओके, और ग्लूकोज के अंदर क्या चेंज है। तो सबसे पहले ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है दोनों मोनोसैकेराइड है, ये तो हमें पता है। ग्लूकोज में से गैलेक्टोज बनाना है दोस्तों तो 4th कार्बन चेंज करना है। आप इसको चेंज कर दो तो ये क्या बन जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये बन जाएगा D प्लस गैलेक्टोज। अगेन मैं रिपीट करता हूं बेटा, आपको 1, 2, 3 और 4th कार्बन की पोजीशन जो है HOH चेंज करना है ना। तो क्या बन जाएगा? D प्लस गैलेक्टोज। ओके, चलो यहां पर भी चेंज कर देंगे 1, 2, 3, 4, ये चेंज कर दो, 1, 2, 3, 4 ये चेंज कर दो। तो अल्फा गैलेक्टोज बीटा गैलेक्टोज 1, 2, 3, 4 चेंज कर दो, अल्फा गैलेक्टोज 1, 2, 3, 4 चेंज कर दो, बीटा गैलेक्टोज। समझ आ गया आपको? हर एक स्ट्रक्चर जो यहां पर ड्रॉ किया है उसमें 4th कार्बन में HOH का पोजीशन चेंज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये सब हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसी स्ट्रक्चर में चेंज कर देंगे हम, है ना। चलो पहले ये आपको समझ आया था 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था स्किफ बेस का। स्किफ बेस के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करता, NHSO3 के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। उसके बाद जो ग्लूकोज पेंटा एसिडेट है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्साइन फॉर्म नहीं करता और ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है अल्फा बीटा फॉर्म के अंदर, है ना। चलो ये मैं रीड करता हूं बाद में, पहले हम देख लेते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज जो मैंने आपको बताया। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज मैं यहां पे दोस्तों लिख देता हूं टाइटल, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज हम देख रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ग्लूकोज जो है अगर हमें उसको गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना है तो ओनली C4 कार्बन जो है वो चेंज करना होगा। इसीलिए C4 कार्बन को बोलते हैं एपिमेरिक कार्बन। याद रखेंगे C4 को क्या बोलते हैं? C4 को बोलते हैं एपिमेरिक कार्बन। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है उसको हम बोलते हैं एपीमर्स। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को हम बोलेंगे एपीमर और C4 कार्बन को हम बोलेंगे एपिमेरिक कार्बन। चलो क्या चेंज करना है गैलेक्टोज ड्रॉ करने के लिए? कौन सा कार्बन चेंज करना है? 4th कार्बन चेंज करना है। चलो चेंज कर देते हैं, पूरा का पूरा कॉपी करना है दोस्तों,
कुछ भी अलग नहीं है। देखो फर्स्ट कार्बन चेंज नहीं करेंगे, HOH, चलो HOH, C3 भी चेंज नहीं करना, लिखा ही है। फोर्थ कार्बन चेंज करेंगे तो OH कर लेंगे इसको, तो ये हो गया अल्फा D प्लस गैलेक्टोज। बीटा ड्रॉ करना है, अल्फा से बीटा करना है, तो फर्स्ट कार्बन चेंज करना होगा, क्योंकि अल्फा से बीटा में तो फर्स्ट कार्बन अलग होता है ना। अगर ग्लूकोज में से गैलेक्टोज करना है तो चौथा कार्बन चेंज करना है, बट अल्फा का बीटा करना है तो फर्स्ट कार्बन। तो चलो अगर इसमें से अल्फा गैलेक्टोज में से बीटा गैलेक्टोज ड्रॉ करना है, अब इसको उल्टा कर दो तो OH हो जाएगा, बाकी सब कॉपी कर दो, HOH, OHH, OHH, CH2 OHH, ये हो गया बीटा D प्लस गैलेक्टोज। और बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज में क्या फर्क होगा? चौथा कार्बन है ना, क्योंकि ग्लूकोज गैलेक्टोज हो रहा है, देखो OHH हो रहा, HOH, OHH, बट ये चेंज हो गया। देखो तो आपको याद रखना है ग्लूकोज का गैलेक्टोज हो रहा है तो चौथा कार्बन चेंज करेंगे। अच्छा, अल्फा से बीटा हो रहा है तो फर्स्ट कार्बन चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब एनसीईआरटी में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दिखा है वो मैं रीड करता हूँ, और उसके बाद हम शुरू करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। तो दो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पढ़ा दिए हैं, ये मेंशन नहीं होगा हमारे एनसीईआरटी में, तो ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। और ये मेंशन है, तो इसका थ्योरी पार्ट जो मैंने आपको बताया वो पूरा रीड करके 1 to 1 लाइन टू लाइन में आपको रीड करके समझा देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, बट मैं अंदर से पढ़ के भी आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, ताकि कोई वर्ड रह गया हो बाकी तो उसमें से हम कवर कर लें। और फिर हम शुरू करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। तो सब मोनोसेकेराइड हो जाएंगे, उसके बाद हम डाइसेकेराइड पढ़ेंगे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, और फिर हम पढ़ेंगे स्टार्च और सेलुलोज। इतना हम पढ़ लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का थ्योरी एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन रीड करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जैसे मैंने अभी आपको दोस्तों लेक्चर में पढ़ाया, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन्ड मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। विच स्ट्रक्चर? ये वाला स्ट्रक्चर जो अभी हमने ड्रॉ किया था, ये वाले स्ट्रक्चर से ग्लूकोज के प्रोबेबली सभी प्रॉपर्टीज जो हैं इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। HOH, HH, OHH, OH, ये वाला जो स्ट्रक्चर था D प्लस ग्लूकोज का, इससे हम सभी प्रॉपर्टी को ग्लूकोज के एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड फैक्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द स्ट्रक्चर। सबसे पहला, डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किफ टेस्ट, डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3, है ना। The pentaacetate of glucose does not react with hydroxylamine, indicating the absence of free CHO, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया CHO ग्रुप जो है वो लिंकेज में है यहाँ पे। Glucose is found to exist in 2 different crystalline form, which are named as alpha and beta. The alpha form of glucose melting point उसका 419 Kelvin है, is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin. तो हमें ये सब डिटेल याद रखनी है। अल्फा ग्लूकोज जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है, उसका क्रिस्टलाइजेशन कैसे होगा तो 303 केल्विन पे होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से। फाइल बीटा फॉर्म उसका मेल्टिंग पॉइंट 423 है, वो बनेगा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड सैचुरेटेड एक्विस सॉल्यूशन एट 371। द बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर, और ये चीज़ हम ओपन चेन स्ट्रक्चर से दोस्तों नहीं समझा सकते, ये स्ट्रक्चर से हम नहीं समझा सकते। इट वॉज प्रपोज दैट वन ऑफ द OH ग्रुप
may add to CHO group and form cyclic hemiacetal structure. Hemiacetal, एसिटाल का मतलब तो हमें पता है, आगे हमने पढ़ा था कि जब एल्डिहाइड जो ग्रुप है उसका जो ऑक्सीजन है अगर उसके ऊपर H कनेक्ट करेगा तो वो है ना हेमीएसिटाल हुआ। 2 OH होंगे तो एसिटाल और 1 होगा तो हेमीएसिटाल। It was found that glucose forms 6-membered ring in which OH at C5 is involved in ring formation. This explains the absence of aldehyde group and also existence of glucose in 2 forms, that is alpha and beta. दोस्तों ये ऑलरेडी मैंने अभी आपको पूरे लेक्चर में बढ़िया तरीके से समझाया है कि इसमें से जो 5th कार्बन का जो H है वो O के पास आ जाएगा यहाँ पे, तो OH हो गया और ये कार्बन यहाँ पे लिंकेज में हो जाएगा, तो अल्फा और बीटा फॉर्म बनेगा। The 2 cyclic hemiacetal form of glucose differ only in configuration of first carbon. It is called anomeric carbon. The aldehyde carbon before cyclization. Such isomers, alpha form and beta form, उसको एनोमर बोलते हैं और वो रिसेंबल करते हैं पायरेन से, इसीलिए पायरेनोज भी बोलते हैं इसको। पायरेन क्या है? एज ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 ऑक्सीजन एंड 5 कार्बन इन अ रिंग, है ना। तो ये देखो हमने इसको अभी ड्रॉ कर दिया था अल्फा और बीटा के फॉर्म में। तो ये दोस्तों बात हो गई ग्लूकोज के बारे में। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा ये। और अब हम कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं आपको समझाता हूँ बोर्ड वर्क करके कि फ्रुक्टोज कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर फ्रुक्टोज का जो थियरी पोर्शन है वो हम रीड करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज के बारे में। आज हम अब डिस्कस करेंगे फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज नहीं है, लोग फ्रुक्टोज बोलते हैं, फ्रुक्टोज नहीं है, फ्रुक्टोज है ये। ऑलरेडी हमने पढ़ा है सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहला जो मोनोसैकेराइड बनता है ना, यहाँ पे ग्लूकोज और फिर फ्रुक्टोज बनता है। मतलब ग्लूकोज फ्रुक्टोज यू नो दे आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से, जैसे हमने इन्वर्टेज से करा था हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे बन गया था ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के अंदर यहाँ पे कीटो ग्रुप है दोस्तों, जैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड था ना, यहाँ पे कीटो ग्रुप की वजह से इसको हम कीटो हेक्सोज बोलते हैं। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से बनता है ना। वेजिटेबल्स के अंदर, हनी के अंदर ये फ्रुक्टोज जो है वो इन सब के अंदर होता है, हनी के अंदर होता है, वेजिटेबल्स के अंदर होता है। ठीक है, और ये फ्रुक्टोज जो है वो स्वीटनर में भी यूज होता है क्योंकि ये स्वीट है। मैंने आपको आगे पढ़ाया था मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड दे आर स्वीट इन टेस्ट, सो दे आर नोन एज शुगर, इसीलिए इनको शुगर बोलते हैं। चलिए, अब हम आज बात कर रहे हैं स्पेशली स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, यहाँ पे कीटोन है और कीटोन भी है सेकंड कार्बन पे। देखिए आप स्ट्रक्चर, पहले तो अल्कोहलिक ग्रुप है, फिर है कीटोन, फिर यहां पे दोस्तों थर्ड कार्बन में OH, फोर्थ पे H, फिर H OH। दिस इज D माइनस फ्रुक्टोज। ये ऑलरेडी दोस्तों मैं आगे के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं कि कैपिटल D और माइनस L का मतलब क्या है। ऑलरेडी स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर हमने डिस्कस कर दिया है, तो अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं D माइनस फ्रुक्टोज। बट सिंस के यहाँ पे आप देख सकते हो जो कीटो ग्रुप है, ये ग्रुप जो है वो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे बिलोंग नहीं कर रहा। ये दोस्तों कौन से कार्बन पे है? ये सेकंड कार्बन पे है। अच्छा, ये सेकंड कार्बन पे है ना। तो अब जब हम इसको साइकिल में इंक्लूड करना चाहेंगे, जैसे अभी हमने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो मैंने बोला था लास्ट कायरल सेंटर जो था उसका H एल्डिहाइड के साथ जो है उसका ऑक्सीजन था एल्डिहाइड का, उससे लिंक हो जाएगा। अच्छा, यहां पे तो दूसरे कार्बन पे है ना, तो इसका मतलब इसका लास्ट कायरल कार्बन का OH का एक H सेकंड कार्बन के
कीटोन के ऑक्सीजन के साथ लिंक होगा, समझे आप? तो उधर C1 और C5 का लिंकेज था, यहाँ पे C2 और C5 का लिंकेज होगा, है ना? और यहाँ पे 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, मतलब टोटल 5 एटम साइकिल में होंगे, उधर 6 एटम साइकिल में थे। चलिए ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, फिर से रिपीट कर देता हूं। ये H को मैं इधर लिख रहा हूं, तो इधर क्या हो जाएगा, ये H अगर इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, OH हो गया यहाँ पे, और ये CH2OH मैं इस तरफ लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड, CH2OH। फिर पूरा स्ट्रक्चर कॉपी, OH HH CH2OH H OH, ये H गया O के पास, तो ये ऑक्सीजन लिंकेज में आ गया C2O C5, ठीक है? तो ये बन गया दोस्तों अल्फा B माइनस फ्रुक्टोज। बीटा बनाने के लिए कौन सा कार्बन जो है उसके एटम्स या ग्रुप के पोजीशन चेंज करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे कीटो ग्रुप सेकंड पे है और सेकंड कार्बन पे यहाँ पे ये H अटैक कर रहा है, तो ये कार्बन के जो OH और CH2OH की पोजीशन है वो चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हो गया CH2OH, यहाँ पे हो गया OH, नेक्स्ट आगे OH H H H OH OH H, देखो H OH, फिर यहाँ पे OH नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो लिंकेज भी लिखना है हमें, है ना? और CH, देखो अभी मैंने जो यहाँ पे गलती करी थी, गलतियां हो सकती है, अगर ध्यान आपका गया, एक छोटी सी गलती स्ट्रक्चर हो जाएगा रॉन्ग, तो ध्यान रखना। बीटा B माइनस फ्रुक्टोज, जैसे मैंने आपको बताया, अब आपको ढूंढना है, वैसे मैंने बता दिया है आगे कि कितने एटम्स हैं जो साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, और उसमें एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन, इसको हम बोलते हैं फुरान, इसीलिए फ्रुक्टोज को बोलते हैं फ्रुक्टोफुरानोज, फ्रुक्टोफुरानोज बोलते हैं इसको। चलो, तो ये डबल बॉन्ड है नहीं तो हटा देंगे और ये स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर देंगे अपने, अल्फा बीटा। अब तो आपको पता है ना, C2 क्योंकि C1 है, C2 C3 C4 C5, 2 और 5 का लिंकेज है, ये C2 है और ये C5 है। C2 पे OH देखो राइट हैंड साइड है, फिर क्या है राइट हैंड साइड H, फिर क्या है दोस्तों OH, फिर नीचे जो है उसको ऊपर लिखना है। अच्छा, OH के सामने क्या होगा, हर बार OH के सामने H नहीं होता, इधर OH के सामने क्या है CH2OH, H के सामने OH, OH के सामने H, CH2OH के सामने H, और इसको अगर हम चेंज कर देंगे, ऊपर OH नीचे CH2OH OHH HOH CH2OHH अल्फा B माइनस फ्रुक्टोज बीटा D माइनस फ्रुक्टोज। अल्फा और बीटा फ्रुक्टोज भी यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। तो हमने तीनों मोनोसैकेराइड दोस्तों पढ़ लिए हैं, ग्लूकोज पढ़ लिया हमने, फिर हमने पढ़ा गैलेक्टोज और फिर हमने पढ़ा अभी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में C2 कार्बन जो है, C2 कार्बन उस पे OH और CH2OH का पोजीशन डिफर कर रहा है, इसीलिए C2 को बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन। अच्छा, अल्फा और बीटा को हम बोलेंगे, वैसे आगे हमने बोला था एनोमर्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम रीड करेंगे एनसीईआरटी से स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रुक्टोज के बारे में। सो फ्रुक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज। फ्रुक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज क्योंकि उसके अंदर कीटोन ग्रुप है, देख सकते हो आप। अभी हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा फ्रुक्टोज का।
It is obtained along with glucose by the hydrolysis of disaccharide, that is sucrose. It is a natural monosaccharide found in fruits, honey and veggies. In its pure form, it is used as a sweetener. जी हाँ दोस्तों, fructose as a sweetener use कर सकते हैं. It is an important ketohexose since it contains ketone group and it contains 6 carbon. It is known as ketohexose. Now structure of fructose. Molecular formula, as we discussed, it is C6H12O6, and on the basis of its reaction it was found to contain a ketonic functional group at a second carbon and 6 carbon in a straight chain. As in the case of glucose, it belongs to D series and it is levorotatory compound, means it deviates plane polarized light on left hand side, so it is levorotatory. So it is written as D minus fructose. Its open chain structure is shown. We can see that students, first is CH2OH, that is primary alcohol, as well as the last group is also primary alcohol. There are 3 secondary alcoholic group present in a structure of fructose, whereas in a second carbon there is a presence of C double bond O, that is ketone group. It also exists in 2 cyclic form which are obtained D minus fructose by addition of OH at C5 to the ketonic group. तो यहाँ पे सेकेंड और फिफ्थ कार्बन जो होगा दोस्तों, ये लिंकेज में होगा, जैसे हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा, जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था पूरा स्ट्रक्चर, और ये रिसेंबल करता है फुरान से, तो इसीलिए इसको फुरानोस भी बोल सकते हैं, है ना. चलिए, फुरान भी ड्रॉ किया था अभी मैंने, और अल्फ़ा और बीटा फ्रुक्टोज जस्ट अभी हमने ड्रॉ किए हैं, है ना. तो ये दोस्तों हमें याद रखना है, ये फिशर मेथड है और ये हावर्थ मेथड है जो हमें याद करने हैं. जस्ट अभी हमने ये सब ड्रॉ कर लिया है. आई होप दोस्तों आपको फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया होगा. स्टूडेंट्स इतना याद रखें, ये स्ट्रक्चर्स देखने में लगेगा कि याद हो गए, पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो लिख लिख के आपको याद करना है दोस्तों इसको. चलिए दोस्तों, अब देखते हैं डाइसैकेराइड्स. डाइसैकेराइड्स के अंदर देखो, वैसे तो क्वेश्चन में ही आंसर है. डाइसैकेराइड का मतलब होता है व्हेन देयर आर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट इन ए कार्बोहाइड्रेट. दिस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दिस टाइप ऑफ सैकेराइड इज कॉल्ड डाइसैकेराइड, क्योंकि डाई का मतलब 2 होता है, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगे. सो व्हेन डाइसैकेराइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय यूजिंग एसिड or by using enzyme, will get 2 units of monosaccharide. And in our syllabus we are going to study sucrose, maltose and lactose. Again हम हमारे सिलेबस में सुक्रोज पढ़ने वाले हैं, माल्टोज पढ़ेंगे और लैक्टोज. 3 डाइसैकेराइड हमें हमारे सिलेबस में स्टडी करने हैं, है ना. तो 1 by 1 हम स्टार्ट करते हैं. डाइसैकेराइड, जैसे मैंने आपको बताया, इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे 2 मोनोसैकेराइड बनेंगे. डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड से बन रहे हैं, तो 2 मोनोसैकेराइड को हमें ज्वाइन तो करना पड़ेगा ना. तो अगर दोनों मोनोसैकेराइड को ज्वाइन करने के बाद, है ना, दोनों मोनोसैकेराइड को ज्वाइन करने के बाद उनका जो एनोमेरिक कार्बन था, उस पे अगर OH फ्री हुआ तो रिड्यूसिंग शुगर, अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH फ्री नहीं हुआ तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर एंड व्हाट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. तो रिड्यूसिंग शुगर वही है जिसमें डाइसैकेराइड जब फॉर्म होगा, स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगा, तब उसके जो भी एनोमेरिक कार्बन थे, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फर्स्ट कार्बन जो है दोस्तों, फर्स्ट कार्बन वो एनोमेरिक है, और फ्रुक्टोज में सेकेंड कार्बन एनोमेरिक है. तो ये एनोमेरिक कार्बन पे OH अगर फ्री है तो याद रखना है रिड्यूसिंग, OH फ्री नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग. जब डाइसैकेराइड फॉर्म होगा तब देखना है, ठीक है. चलो, सबसे पहला डाइसैकेराइड जो है जो हमें स्टडी करना है वो है
सुक्रोज। चलिए दोस्तों, इतना याद रखना है, सुक्रोज जो है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर जो है उसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं बाय यूजिंग एनी एंजाइम और एसिड विल गेट टू मोनोसैकेराइड दैट इज B प्लस ग्लूकोज प्लस D minus fructose. Since we know that glucose exists in two form, alpha and beta, यहाँ पे ग्लूकोज अल्फा होगा, हमें याद रखना है, और फ्रुक्टोज होगा बीटा, ये भूलना नहीं। अल्फा ग्लूकोज जब बीटा फ्रुक्टोज से कनेक्ट करेगा तो सुक्रोज बनेगा, है ना। चलो ठीक है। दूसरी बात, इसका फर्स्ट कार्बन ज्वाइन होगा इसके सेकेंड कार्बन के साथ। ग्लूकोज अल्फा लेना है, उसका फर्स्ट कार्बन, फ्रुक्टोज बीटा लेना है, उसका सेकेंड कार्बन, इन दोनों को ज्वाइन करना है ना। और इनको ज्वाइन करेंगे तो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, और ये जो लिंकेज क्रिएट होगा ना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यस दोस्तों, इसका नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलो ग्लूकोज अल्फा ड्रॉ करते हैं। अल्फा ग्लूकोज हम ड्रॉ करते हैं और उसको हमें ज्वाइन करना है फ्रुक्टोज, और वो फ्रुक्टोज लेना है, जैसे मैंने आपको बताया, वो फ्रुक्टोज हम कौन सा लेने वाले हैं, बीटा फ्रुक्टोज लेने वाले हैं। आप आगे के स्ट्रक्चर जो आपने ड्रॉ किए हैं वो देखो, अगर आपको डायरेक्ट याद है अल्फा B प्लस ग्लूकोज और बीटा D माइनस फ्रुक्टोज, तो बहुत अच्छी बात है। याद नहीं है तो आप आगे देखो, है ना, और फिर आप खुद ड्रॉ करो, ट्राई करो ड्रॉ करने। याद करो दोस्तों, हमने जब अल्फा D प्लस ग्लूकोज ड्रॉ किया था तो हमने यहां से शुरू किया था, ऊपर जो ग्रुप था वो था HOH, HOH, OHH, HOH, CH2OH, है ना। और बीटा फ्रुक्टोज जो है दोस्तों, बीटा फ्रुक्टोज वो हमने ड्रॉ किया, तब मैंने C2 कार्बन यहां पे लिखा था, C3, C4, C5, बट यहां हमें C1 कार्बन से C2 कार्बन ज्वाइन करना है, मतलब इस स्ट्रक्चर को हमें ऐसे उल्टा ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको? अगेन मैं रिपीट करता हूं, बीटा फ्रुक्टोज जब हमने ड्रॉ किया था तो हमने यहां पे लिखा था C2O5, तो अगर मैं C2 यहां पे लिख दूंगा तो ये 1 और 2 का लिंकेज कैसे शो करेंगे, हमें तो C2 कार्बन का लिंकेज यहां पे शो करना है, तो C2 कार्बन यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप अपने नोट्स में देखिए सबसे पहले कि C2 कार्बन को जब हम चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो जब आप C2 कार्बन को यहाँ पे चेंज करोगे तो ये C2 कार्बन यहाँ पे लिखना है, मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है CH2OH। आ रहा है दोस्तों आपको समझ में? आप अपने नोटबुक में देख के फिर आपको लिखना है CH2OH लिखना है, और नीचे होगा यहाँ पे OH। ये C2 कार्बन है, ये C3 कार्बन है। आप अपनी नोटबुक्स में देखिए C3 कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, तो C3 कार्बन पे होगा HOH, फिर दोस्तों होगा OHH, और लास्ट जो है ना C5, उस पे H और CH2OH होगा, H और CH2OH। तो ऐसे आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है, ये आपको भूलना नहीं है, स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। अब देखो, इसका C1 कार्बन का OH लॉस हो जाएगा C2 कार्बन के H के साथ, तो ये जो लिंकेज बन रहा है C1O2, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये स्ट्रक्चर जो बन गया, ये स्ट्रक्चर सुक्रोज का स्ट्रक्चर। आई होप दोस्तों सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सुक्रोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले याद रखना है सुक्रोज डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करने पे 2 मोनोसैकेराइड बनेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड जो यूनिट्स हैं, ठीक है, जिससे डाइसैकेराइड बन रहा है। आप ज्वाइन करने के बाद आपको देखना है कि जो एनोवेरिक कार्बन था उसमें OH फ्री है या नहीं है। अगर OH फ्री है तो रिड्यूसिंग शुगर, नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग।
जैसे यहाँ पे आप देखो ग्लूकोज के अंदर फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज में एनोमेरिक था, उस पे OH है ही, देखो आप यहाँ पे सेकंड कार्बन एनोमेरिक था, इधर भी OH लॉस हो गया, OH इधर भी OH था, इधर भी OH था, उसमें से H2 रिमूव हो गया और ये O आ गया। तो इसीलिए याद रखना सुक्रोज जो है इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलो अब दूसरा जो है डाइसैकेराइड, वो हम देखने वाले हैं। सेकेंड डाइसैकेराइड जो स्ट्रक्चर है दैट इज माल्टोज। माल्टोज कैसे बनेगा? तो माल्टोज डाइसैकेराइड वो बनेगा 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। याद रखेंगे माल्टोज बनाना है तो याद रखना है माल्टोज कैसे बनेगा? अल्फा ग्लूकोज, अल्फा बी प्लस ग्लूकोज प्लस अल्फा बी प्लस ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज को अल्फा ग्लूकोज से ज्वाइन करना है, बड़ा सिंपल है। चलो इसका फर्स्ट कार्बन इसके फोर्थ से ज्वाइन होगा, तो ये ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन का OH लॉस हो जाएगा, इसका फोर्थ कार्बन का OH लॉस होगा, बट इसका फर्स्ट कार्बन का जो OH होगा वो तो लॉस नहीं होगा, है ना। तो एनोमेरिक कार्बन पे ये एनोमेरिक कार्बन का OH लॉस हो गया। अच्छा, दूसरे ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन लिंकेज में यूज नहीं हुआ, देखो चौथा कार्बन यूज हुआ, तो इसका मतलब इसका फर्स्ट कार्बन का OH बाकी रहेगा ना, तो इसीलिए इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर अल्फा अल्फा ड्रॉ करना है, 2 बार अल्फा ड्रॉ करना है, बड़ा सिंपल है। ये अल्फा और ये भी अल्फा, और यहाँ पे C1 और C4, ये कौन सा कार्बन है? 1 2 3 4। तो बढ़िया, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे फ्रुक्टोज में हमने चेंज किया था, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। चलो तो अगेन अल्फा कैसे ड्रॉ करना है? अल्फा के लिए यहाँ पे HOH, फिर HOH, फिर OHH, फिर HOH और फिर CH2OHH। चलो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये अल्फा बी प्लस ग्लूकोज है और ये भी है अल्फा बी प्लस ग्लूकोज। चलिए दोस्तों, अगेन HOH, HOH, OHH, HOH, CH2OHH, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। कौन सा कार्बन दोस्तों लिंकेज में यूज होने वाला है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। कौन सा कार्बन यूज होगा? तो यहाँ पे कार्बन यूज होने वाला है C1 और इसका C4। अब देखो, आप इधर से आप OH हटा लो, इधर से आप H हटा लो, तो ऑक्सीजन लिंकेज में लिख देना यहाँ पे। अच्छा, इसका एनोमेरिक कार्बन का जो OH था वो लॉस हो गया, इसका एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट, इसका OH देखो लॉस नहीं हुआ, इसीलिए माल्टोज इज, याद रखेंगे, इट इज रिड्यूसिंग शुगर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब नेक्स्ट थर्ड है लैक्टोज, मिल्क शुगर जिसको बोलते हैं। लैक्टोज का दोस्तों जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं विल गेट बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज, इसका फर्स्ट और इसका फोर्थ। चलो दोस्तों, बीटा गैलेक्टोज ड्रॉ करेंगे, बीटा गैलेक्टोज ड्रॉ करना है बीटा ग्लूकोज के साथ। बीटा ग्लूकोज याद करना बड़ा सिंपल है, बीटा ग्लूकोज याद करना बड़ा सिंपल है। OHH याद करिएगा, बाकी सब उल्टा लिखना है। फिर HOH, फिर वापस से OHH, फिर वापस से HOH, फिर वापस से CH2OH और H, है ना। चलो, और अल्फा ड्रॉ करने के लिए खाली ये चेंज करना होता है ना। तो ये बीटा ग्लूकोज हो गया। बीटा गैलेक्टोज करना है तो चौथा कार्बन चेंज करेंगे, OHH, HOH, OHH, उल्टा करना, OHH, CH2OHH।
इसका फर्स्ट कार्बन 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन लिंकेज में आ जाएगा, मतलब यहां से लॉस हो जाएगा OH और यहां से लॉस होगा H, तो ये लिंकेज आ गया, है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया लैक्टोज। इसका फर्स्ट कार्बन का OH यहां पे फ्री नहीं है, बट इसका फर्स्ट कार्बन का OH फ्री है क्योंकि इसका फोर्थ कार्बन यूज हुआ है, तो इसीलिए याद रखेंगे ये है रिड्यूसिंग शुगर, है ना दोस्तों। बड़ा सिंबल है, इतना याद करो। सुक्रोज के अंदर अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रुक्टोज, अल्फा ग्लूकोज का फर्स्ट, इसका सेकंड। इनफैक्ट ये दोनों कार्बन एरोमेरिक थे दोनों के लिए, तो इसीलिए नॉन रिड्यूसिंग है, ज्वाइन कर देना है बस। इधर माल्टोज में अल्फा अल्फा ग्लूकोज ग्लूकोज, इसका फर्स्ट नहीं फोर्थ, तो इसका फर्स्ट बाकी रहा ना, इसीलिए रिड्यूसिंग। इसमें बीटा गैलेक्टोज बीटा ग्लूकोज, अच्छा इसका फर्स्ट, बट इसका फर्स्ट नहीं फोर्थ, तो फर्स्ट बाकी रहा ना, इसीलिए रिड्यूसिंग। तो मोनो खत्म, डाइसैकेराइड खत्म, अब हम पढ़ रहे हैं पॉलीसैकेराइड। पहले मैं इसको रीड कर लेता हूं एनसीईआरटी से, और फिर हम पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड में स्टार्च और सेल्यूलोज। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट टॉपिक जो है इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं डाइसैकेराइड्स के बारे में। ऑलरेडी हमने डाइसैकेराइड्स वर्ड सुना हुआ है, ठीक है। उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं बाय डाइल्यूट एसिड और एंजाइम, it yields two molecules of either the same or different monosaccharides. The two monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by the loss of H2. Such a linkage between two monosaccharide units through oxygen atom is called glycosidic linkage. दोस्तों जस्ट अभी मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाया है डाइसैकेराइड का, है ना। तो इसमें ये सब बातें मैंने वहाँ पे समझाई थी, तो यहाँ पे हम रीड भी कर रहे हैं एनसीईआरटी से, तो और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। In disaccharides, if the reducing group of monosaccharide, that is aldehyde or ketonic group, are bonded, these are non-reducing. मैंने आपको ऐसा बोला था कि जब मोनोसैकेराइड कंबाइन करते हैं डाइसैकेराइड फॉर्म करने के लिए, और उनके एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH प्रेजेंट नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग है, और अगर OH प्रेजेंट है तो दोस्तों उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग। ऐसा मैंने आपको बताया था, है ना। तो चलिए देखते हैं। सुक्रोज सबसे पहले, जिसका हाइड्रोलिसिस करने से बनेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, और पर्टिकुलर हमने पढ़ा था अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रुक्टोज से रिएक्ट करेगा, इसका फर्स्ट कार्बन इसके सेकेंड कार्बन से रिएक्ट करेगा, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। The two monosaccharides are held together by a glycosidic linkage between first of alpha glucose and second of beta D minus fructose. Since the reducing group of glucose and fructose are involved, यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट कार्बन है और इसका सेकेंड कार्बन, है ना। इस पे आप देखो OH ग्रुप फ्री नहीं है, तो इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना आप। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस it gives dextro-rotatory glucose and levo-rotatory fructose. Since levo-rotation of fructose is negative minus 92.4, it is more than dextro-rotation of glucose. वैल्यू जो है ना, प्लस और माइनस को आप मत देखो, आप देखो प्लस माइनस को, है ना, नेग्लेक्ट करो। आप समझो प्लस माइनस नहीं है, तो 92.4 इज हायर, सो द मिक्सचर इज लेवो-रोटेटरी। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सुक्रोज पहले प्लस था, बट हाइड्रोलिसिस के बाद माइनस है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बाद माइनस 92.4 बन रहा है फ्रुक्टोज और प्लस 52.5 बन रहा है ग्लूकोज। सिंस के ये ज़्यादा है इसीलिए प्लस का साइन माइनस हो गया, है ना दोस्तों। तो ये हमें याद रखना है। दस हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लिवो, इसीलिए इसको हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं और इसको बोलते हैं इन्वर्जन। चलिए माल्टोज, अभी हमने पढ़ा था माल्टोज अनदर डाइसैकेराइड। माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट, पहले का फर्स्ट कार्बन दूसरे का फोर्थ कार्बन, है ना। और यहाँ पे फर्स्ट जो है उस पर तो H नहीं है देखो आप, बट इसका फोर्थ इन्वॉल्व है,
मतलब इसका फर्स्ट है ना उस पर OH फ्री है, तो इसीलिए याद रखना माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। बाकी स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है। नेक्स्ट इज लैक्टोज। इट इज मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर सिंस दिस डाइसैकेराइड इज फाउंड इन मिल्क। इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। अगेन फर्स्ट कार्बन ऑफ गैलेक्टोज एंड फोर्थ ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे फर्स्ट पे देखो OH फ्री है स्ट्रक्चर में, इसीलिए इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, जो ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर में आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चर, और फिर मैं अगेन NCERT से रीड करूंगा ये पूरा कंटेंट। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड मतलब when many monosaccharide join together they form polymer, biopolymer, that is called polysaccharide। हमारे सिलेबस में पॉलीसैकेराइड है स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। स्पेशली इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्च और सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरी पोर्शन मैं आपको NCERT से पूरा एक एक लाइन रीड करके बताऊंगा। पहले स्ट्रक्चर पे फोकस कर लो, क्योंकि स्ट्रक्चर रीड करने से नहीं होता, स्ट्रक्चर समझना पड़ता है, जबकि थ्योरी रीड करके हमें याद करनी होती है ना। जैसे कोई स्ट्रक्चर सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, कितने परसेंटेज हैं, है ना, वो सब हम रीड करके याद कर सकते हैं। स्ट्रक्चर नहीं याद कर सकते, स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया स्टार्च इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स है ये, ठीक है, जो है स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड जो है वो ग्लूकोज से बनता है। इट इज अ पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज, 200 to 1000 अल्फा ग्लूकोज, है ना। ये कनेक्ट करेंगे तब बनेगा स्टार्च। उसके अंदर दो कंपोनेंट है, स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट है एमाइलोज, जिसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज प्लस अल्फा डी प्लस ग्लूकोज प्लस अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो सबसे पहले आपको ये तो मैं लिख ही देता हूँ, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ही होगा यहाँ पे, इसका C1 और C4 लिंकेज होगा, ठीक है। और फिर दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो होता है, दूसरा कंपोनेंट जो यहाँ पे स्टार्च जिससे बनता है वो कंपोनेंट है दोस्तों यहाँ पे एमाइलोपेक्टिन, जिसमें C1 और C4 होगा प्लस C1 और C6 लिंकेज होगा। अगेन जैसे मैंने बताया सभी लिंकेज ड्रॉ करने हैं अल्फा ग्लूकोज के अंदर, है ना। चलिए तो ड्रॉ करते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। बड़ा सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज हमें ड्रॉ करते जाना है, क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है, मतलब मैनी यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स होंगे यहाँ पे। अब आप याद करिए, वीडियो को पॉज करके अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको याद करना है दोस्तों। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपने देखा होगा, यहाँ पे HOH, अगेन HOH, फिर OHH, फिर HOH, बट ये O को मैंने आगे कनेक्ट किया होगा ना कहीं पे। चलो फिर CH2OH, अच्छा ये HOH, अल्फा ही है ये HOH, OHH, HOH। अब क्या करेंगे, इसका OH और इसका H लॉस हो गया, तो देखो लिंकेज हो गया C1 और C4, C1 O C4। अगेन इसका OH और इसका H, O लॉस, O बीच में आ गया, O H2 लॉस हो गया। अगेन इसका H, फिर इधर क्या होगा, O होगा ना। फिर आगे ऐसे यूनिट्स होंगे बहुत सारे, तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे, पागल तो है नहीं, हम इतने सारे यूनिट कैसे ड्रॉ करेंगे, 1000 कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना, इतना इनफ है। तो ये दोस्तों है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज, एमाइलोज व्हाटएवर जो आप बोलोगे, ठीक है। कोई डाउट है? अल्फा 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 सब ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, C1 और C4 और बहुत सारे हैं, इसलिए पॉलीमर के जैसे मैंने लिख दिया है डैश डैश। अब अमाइलोपेक्टिन में देखा आपने C1 और C4, मतलब ये तो है ही,
और इसके ऊपर C1OC6 मतलब ये 6th कार्बन है ना, इसके फर्स्ट कार्बन से ऐसे ऊपर लिंक होगा। तो ये तो दोस्तों ड्रॉ करना ही है और C1OC6 यहां पे ड्रॉ करना है। समझ आ रहा है आपको? चलो देखते हैं। तो ये तो ड्रॉ करना ही है, ये तो कॉपी करेंगे हम और इसके अंदर C1OC6 ऐड करेंगे। चलो यहां H फिर O, फिर आगे ऐसा यूनिट होगा, फिर HOH, फिर OHH, फिर HO है ना, यहां फिर H CH2OH, चलो फिर HOH OHH, उसके बाद H, ये O का लिंकेज, अच्छा यहाँ पे H, इधर HOH, फिर OHH, फिर यहाँ पे HOH, नहीं OH तो नहीं लिख सकते, O लिखना पड़ेगा ना, फिर डैश होगा यहाँ पे आगे, ऐसे यहाँ पे CH2OH और H। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये यहाँ तक तो एमाइलोज ही है, C1OC4 यहाँ तक एमाइलोज है, बट एमाइलोपेक्टिन के लिए क्या करना है, इसके ऊपर हमें ड्रॉ करना है। मतलब 1 2 3 4 5 6 को फर्स्ट से लिंक करना है। फर्स्ट मतलब ये इससे लिंक करना है ऐसे। ये H, इसका OH, चलो तो इसका OH निकाल दो और इसमें से H निकाल दो, तो लिंकेज में आ गया OCH2, तो लिख देते हैं OCH2 है ना। चलो फिर HOH, फिर OHH, फिर वापस से H, फिर वापस से O, फिर तो आपको पता ही है क्या होगा आगे, है ना, क्या होगा बताओ, वही का वही सेम स्ट्रक्चर, क्या H, ये O है, वापस से स्ट्रक्चर ऐसे रिपीट होगा ना, इधर O होगा, इधर HOH, मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ वरना ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। चलो फिर OHH, फिर HOH, फिर CH2OHH, आया समझ में? यहाँ पे तो वो यूनिट है ही CH2OH और H। देखो आप शानदार तरीके से बन गया अमाइलोपेक्टिन, मतलब अमाइलोज तो है ही, C1OC4 तो है और C1OC6 हो गया। तो दोनों लिंकेज जब होंगे तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे अमाइलो पेक्टिन। तो स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट है, एक अमाइलोज है जिसमें C1OC4 है, इसमें C1OC4 और C1OC6, तो ये हो गया अमाइलोपेक्टिन। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं नेक्स्ट लास्ट सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर, जिसमें सब बीटा ग्लूकोज होंगे, बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज। याद रखना दिस इज अ पॉलीसैकेराइड ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज, जिसके अंदर लिंकेज होगा C1OC4। चलो ये जल्दी से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। Since again this is a polysaccharide, बीटा 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 बीटा, यहाँ OH होगा, H H OH OH H H OH, फिर क्या होगा यहाँ पे CH2OH H OH H H OH OH H H OH CH2OH H OH H H OH OH H H OH CH2OH H। चलो दोस्तों इसका OH और इसका H लॉस कर दो, इधर O ज्वाइन कर दो, इसका OH और H लॉस कर दो, O से ज्वाइन कर दो, है ना, इसका H लॉस कर दो, O,
फिर आगे डैश डैश, और यहाँ पे भी सेम ओ, आगे डैश डैश होगा, है ना। तो बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, ऐसे C1 और C4 लिंकेज करेंगे तो ये पॉलीसैकेराइड बन जाएगा सेल्यूलोज, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम एनसीईआरटी से ये टॉपिक जो है स्टार्च और सेल्यूलोज ये रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट, polysaccharides. Polysaccharides contains large number of monosaccharides unit joined together by glycosidic linkage. These are the most commonly encountered carbohydrates in nature. They mainly act as food storage or structural materials. Starch. First, starch is the main storage polysaccharide of plants. It is most important dietary source for human beings. High content of starch is found in cereals, roots, tubers, some veggies. It is a polymer of alpha glucose and consists of two component. जैसे मैंने अभी आपको पढ़ा है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। दोस्तों याद रखना, यहाँ पे पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, तो ये सब बातें हमें याद रखनी है। एमाइलोज जो है इट इज़ वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट विच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 15 to 20% of starch. Chemically, amylose is long unbranched chain with 200 to 1000 alpha glucose, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ का लिंकेज होगा, जैसे अभी मैंने स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया। अमाइलोपेक्टिन इज इनसोल्यूबल इन वाटर, वो सोल्यूबल था, ये इनसोल्यूबल है। वो 15 to 20% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, ये 80 से 85 कॉन्स्टिट्यूट करेगा। उसमें फर्स्ट और फोर्थ का लिंकेज है, यहाँ पे उसके साथ साथ फर्स्ट और सिक्स्थ का लिंकेज ऐड हो जाएगा। ये ब्रांच है, वो अनब्रांच था। स्ट्रक्चर ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पढ़ा दिए हैं आपको। अमाइलोज एंड हियर इज अमाइलोपेक्टिन। ये देखिए आप C1O C4 लिंकेजेस और ये C1O C6 लिंकेजेस। एंड द लास्ट पॉलीसैकेराइड जो स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है दैट इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स and is the most abundant organic substance in plant kingdom. It is predominant constituted of cell wall of plant cell. Straight chain है ये, बीटा डी ग्लूकोज से बनेगा ये, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होंगे फर्स्ट और फोर्थ में। ओके, तो ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया है। बीटा डी प्लस ग्लूकोज लिंक करेगा तो बनेगा सेल्यूलोज। एंड द लास्ट पॉलीसैकेराइड जो हमारे सिलेबस में है दैट इज ग्लाइकोजन। The carbohydrates are stored in animal body as glycogen. याद रखना, एनिमल बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होते हैं as a glycogen. It is also known as animal starch because its structure is similar to amylopectin and is rather more highly branched. उससे ज़्यादा ब्रांच है ये। It is present in liver, muscles and brain. When a body needs glucose, enzyme breaks the glycogen. बड़ी सिंपल चीज़ है, पॉलीसैकेराइड ब्रेक होगा तो ग्लूकोज बनेगा। Glycogen is found in yeast and fungi. दोस्तों यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट जो टॉपिक है ना, वो पूरा कवर कर लिया है ना। कुछ भी अब इसके अंदर बाकी नहीं है, तो आपको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं इसके, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना है। अगर आप वीडियो को देख के पढ़ रहे हो, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आपके कमेंट्स लिखें और वीडियो को आपके फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनका भी कार्बोहाइड्रेट टॉपिक एकदम बढ़िया तरीके से वो लोग पढ़ सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।